स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक है भारतीय नौकरशाही की विशेषताएं। इसमें पहली विशेषता है स्थायित्व। भारतीय नौकरशाही का ये प्रमुख विशेषता है। इसमें स्थायित्व पाया जाता है। लोक सेवा के सदस्य स्थायी रूप से अपने पदों पर रहते हैं। लोक सेवा के सदस्य युवा काल में सेवा में प्रवेश करते हैं और सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरी विशेषता है राजनीति से तटस्थता। भारतीय लोक सेवा के जो सदस्य हैं राजनीतिक दलबंदी में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। ये राजनीतिक दलों के सदस्य नहीं होते, राजनीतिक आंदोलन और निर्वाचन में भाग नहीं लेते। किसी भी दल की सरकार सत्ता में हो, इनका दायित्व है, इनका कार्य है सरकार की नीतियों का ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन करना और उनकी सफलता सुनिश्चित करना। तीसरी विशेषता है व्यवसायिक। लोक सेवा के सदस्य पेशेवर कहे जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों का मुख्य कार्य सरकारी सेवा करना है, जिनके लिए सामान्य दक्षता की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से व्यावसायिकता है वही पाई जाती है। चौथी विशेषता है पद सोपान। लोक सेवाओं का संगठन पद सोपान के सिद्धांत पर आधारित होता है। पद सोपान के अंतर्गत निम्न स्तरीय जो व्यक्ति है उच्च स्तरीय व्यक्ति के अधीन होता है, उसके प्रति उत्तरदायी होता है, उसके आदेशों का पालन करता है। अगली विशेषता है राजनीतिक हस्तक्षेप। भारतीय जो लोक नौकरशाही है उस भारतीय नौकरशाही के अंतर्गत राजनीतिक हस्तक्षेप है वह भी देखने को मिलता है। इसमें कर्मचारियों का उत्पीड़न, व स्थानांतरण, प्रशासनिक सेवाओं का अनुचित प्रयोग, जैसे अनधिकृत भूमि पर स्थापित उद्योग, झुग्गी झोंपड़ियों, निर्मित मकानों इत्यादि को बिजली पानी की सुविधा दिलाना, जनवादी नीतियों की घोषणा इत्यादि विभिन्न रूपों में ये देखने को मिलता है। और इन कार्यों के लिए राजनीतिज्ञों प्रशासकों में साठ गांठ है वो देखने को मिलती है। और इस प्रकार से जब राजनीतिक हस्तक्षेप का जो प्रभाव है वो प्रशासनिक जो निष्पादन है उस पर विपरीत असर डालता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक हस्तक्षेप भी देखने को मिलता है। और फिर है राजनीति में संलग्नता, यानी सैद्धांतिक रूप से राजनीतिक रूप से टस दिखाई देते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से अगर देखा जाए तो राजनीति में संलग्नता है वह भी देखने को मिलती है। जैसे सर्वोच्च स्तर पर बड़े जो अफसर हैं वो ऊपर से ट्रस्ट दिखाई देते हैं, लेकिन उनका राजनीति से कहीं ना कहीं कोई संबंध होता है। वे अपने विचारों को छिपाकर गुप्त रूप से सरकारी निर्णयों पर प्रभाव डालते रहते हैं, यह भी देखने को मिलता है। इसके अलावा लाल फीताशाही का मतलब होता है कार्य में अनावश्यक देरी। भारत की जो प्रशासनिक सेवा है उन प्रशासनिक सेवाओं में लाल फीताशाही है या अनावश्यक जो औपचारिकता है वो पाई जाती है। अधिकारीगण प्रक्रिया की औपचारिकता में विश्वास करते हैं और नियमों और विनियमों का कठोरता से पालन करते हैं, इसलिए कार्य में विलंब होता है, शीघ्र निर्णय नहीं हो पाते, जिससे जनहित है उसको सुनिश्चित होने में या तो समय अधिक लग जाता है या उसकी सुनिश्चितता है वो गायब हो जाती है। तो इस प्रकार से लाल फीताशाही है वह भी पाई जाती है। इसके अलावा शासन करने की अहम प्रवृत्ति। भारत की नौकरशाही में एक झूठा अहम आज भी समाया हुआ है जो ब्रिटिश शासन काल के समय से देखने को मिलता है कि वे जनता के स्वामी हैं न कि सेवा, जबकि हकीकत यह है कि जो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा जो भी नौकरशाही के अंतर्गत है भारत की नौकरशाही में वे जनता का सेवक है न कि शासन करने के लिए बड़े बड़े पद धारण कर रहे हैं न कि जनता की सेवा करने के लिए। आजकल ये देखने को मिल रहा है। आज़ादी के बाद भी नौकरशाही देश की जनता से अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकी। सामान्य जनता के सुख दुख से अधिकारीगण अलग थलग रहते हैं। तो ये भी देखने को एक छोटी जो अहम प्रवृत्ति है वो देखने को मिल रही है। इसके बाद में सामान्यज्ञों का वर्चस्व और विशेषज्ञों की उपेक्षा। भारतीय नौकरशाही के जो है उसमें सामान्यज्ञों का वर्चस्व पाया जाता है। सामान्य का मतलब सामान्य पृष्ठभूमि का कैंडिडेट जिसे किसी भी सेवा के अंतर्गत स्थापित किया जा सकता है, जबकि विशेषज्ञता का मतलब होता है किसी विशिष्ट क्षेत्र विशेष का एक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। इसके अंतर्गत भारतीय जो नौकरशाही है उसमें सामान्यज्ञ है वो सर्वोच्च स्तर पर होते हैं और विशेषज्ञ हैं वो प्राय उनके अधीन
रूप में कार्य करते हैं। जैसे यदि जिला कलेक्टर महोदय वो एक आईएएस सेवा के होते हैं जो कि सामान्य की सेवा है, जबकि डॉक्टर जो है वो एक विशेषज्ञ सेवा के माने जाते हैं। तो इस प्रकार से सामान्यज्ञों का वर्चस्व पाया जाता है और विशेषज्ञों की थोड़ी उपेक्षा है वो भी देखने को मिलती है। इसलिए सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ विवाद है भारतीय नौकरशाही के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा त्रिस्तरीय सेवा संरचना, भारतीय जो नौकरशाही है उसके अंतर्गत त्रिस्तरीय सेवा संरचना देखने को मिलती है। संघ शासन के विचार के साथ केंद्रीय सेवाएं अखिल भारतीय सेवाओं से अलग होकर स्वतंत्र रूप में उभरी। इस तरह अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं केंद्रीय सेवाओं प्रांतीय सेवाओं के रूप में एक त्रिकोणात्मक जो सेवा संरचना है वो देखने को मिलती है, जो स्वतंत्र भारत को अंग्रेजी राज से विरासत में मिली है। इन तीनों प्रकार की सेवाओं में विभिन्न प्रकार के कार्डर्स बने हुए हैं, जिनकी वरिष्ठ कनिष्ठ आदि कितनी सेवा श्रेणियां हैं वो इन सेवाओं में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय सेवा संरचना भी देखने को मिलती है। फिर है अभिजनवादी प्रतिबद्धता। सामान्यतः संसार के सभी देशों में योग्यता पर आधारित लोक सेवाएं हैं वो अपने आप में एलिट्स होती हैं और वे जनसाधारण का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। लेकिन भारत में जहाँ का समाज जाति धर्म क्षेत्र और भाषा की सीमाओं में बंधा हुआ चढ़ा है, वहाँ प्रशासक वर्ग एक नई जाति के रूप में उभर कर एक नया अभिजन वर्ग बन गया है। भारतीय प्रशासन तंत्र के चरित्र के अध्ययन के बारे में अनेक बड़े विद्वान जिन्होंने अध्ययन किए, जिनमें सर्वश्री चंद्र प्रकाश भाबरी, माइकल गाइल्ड, नरेंद्र कुमार सिंघी, त्रिवेदी राव, इन्होंने व्यवहारवादी पद्धतियों के आधार पर कई नई और अप्रत्याशित तथ्य प्रस्तुत किए। जैसे मोटे तौर पर हमारे देश में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की पृष्ठभूमि में 4 कारक देखने को मिले। उच्च विश्वविद्यालय उपाधि प्राप्त हैं, शहरी पृष्ठभूमि से हैं, मध्यम वर्गीय विचार भूमि से हैं और प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत माता पिता की पृष्ठभूमि से है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभिजनवादी जो प्रतिबद्धता है वो भारतीय नौकरशाही की विशेषता है। तो इस प्रकार से हमने भारतीय नौकरशाही की विशेषताओं के अंतर्गत अभिजनवादी प्रतिबद्धता देखी। साथ ही हम देखते हैं कि शक्ति संघर्ष है वो भी पाया जाता है। भारतीय जो नौकरशाही है उस भारतीय नौकरशाही के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वर्ग मौजूद हैं जिनमें अंतर्द्वंद चला रहता है। जैसे राजनीतिक बनाम प्रशासक, सामान्य बनाम विशेषज्ञ, सचिवालय बनाम निदेशालय। तो इस प्रकार से ये शक्ति संघर्ष है वह भी देखने को मिलता है। थैंक यू।